तो ध्यान से देखो, एक न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं बनाऊंगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इसकी जगह चेंज कर देता हूं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, बस हो गया। अब हेडिंग दूसरी आ गई, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगी, मुझे मत करना पे डीएनए वाला समझ में नहीं आया। तीसरा कार्बन, इस तीसरे कार्बन से वापस इसकी जैसी संरचना बनेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये फॉस्फेट समूह और ये पांचवा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तीसरा, पहला थाइमीन, फॉस्फेट समूह, पांचवा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है। और ये जी, ये क्या हो रहा है, मतलब सुनो अब ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, ये एक, इस एक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे, इस एक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड, ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो आपने जब डीएनए की संरचना पढ़ते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये डीएनए है, मतलब एक रस्सी की जैसे दिखता है, तो इसका मतलब होता है एसएस डीएनए। जैसे आपने फूल गोभी में इनमें देखा डीएस डीएनए, मोजेक वाला, टॉपिक मोजेक आर एसएस है ना, आरएनए वाला। तो ये एसएस लिखने का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एकल रज्जुकीय डीएनए। तो ये एक जो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, वो रियल में ऐसे है, रियल की स्ट्रक्चर ऐसी है। आपको समझ में आ रहा है कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो एसएस का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका मतलब क्या होता है, एकल रज्जुकीय, एकल रज्जुकीय यानी एक लड़ी युक्त। इसका मतलब क्या हो गया, एक लड़ी युक्त डीएनए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे अगर डबल भी बना सकते हैं, ऐसे करके डबल। अब ये डबल कैसे बना वो बस समझा रहा हूं मैं आपको, तो ये समझ में आ गया ना। अब एसएस का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए, एकल लड़ी युक्त, एकल रज्जुक बोल सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोल सकते हैं, या आरएनए भी होता है ऐसा। तो ये ऐसी लाइनें है ना, ऐसी खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते 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 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब ये जुड़ते हैं तो यहाँ पर दो बंध काम आते हैं, ध्यान से देखना कौन से दो बंध, देखो ध्यान से, दो बंध कौन से, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन क्षारक ये एडेनिन और पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन पे जो ये बंध जुड़ा है, इस बंध को हम बोलते हैं कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध का मतलब क्या हो गया बंध का मतलब बॉन्ड है ना। तो किसके मतलब, नाइट्रोजन क्षारक, परिभाषा लिख रहा हूं मैं, नाइट्रोजनी क्षारक व पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन, पहले कार्बन से जुड़ने से नाइट्रोजन क्षारक का पेंटोस शर्करा, शर्करा नहीं का
शर्करा ने लिखा ना, शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ने से बना बंध, इसे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोसिडिक बंध। ये इसकी परिभाषा है। अब देखो ध्यान से, फॉस्फेट समूह और पेंटो शर्करा के 5वें कार्बन, ये 5वां कार्बन है ना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। तो इस 5वें कार्बन और फॉस्फेट समूह के यहाँ जुड़ने से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध, यानी एस्टर समूह होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपसे पूछ ले फॉस्फोडाइएस्टर बंध किनके मध्य बनता है, इससे बना दोगे ना, लिख दोगे ना वहां से, या अलग से लिखो इनके परिभाषा यहाँ? तुम्हें दिक्कत है तो लिखो इधर, एक साइड में, कहीं ऊपर साइड में परिभाषा लिख लो। क्योंकि मैं इससे DNA बनाऊंगा तो यहाँ जगह चाहिए मुझे, तो ये परिभाषा कहीं साइड में लिख लो, ग्लाइकोसिडिक बंध की फॉस्फोडाइएस्टर। तो मैं लिख रहा हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बंध, मैं लिख रहा हूँ, साइड में लिख लेना, लिख लोगे ना? तो इसकी मतलब क्या होगा? फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह जानते हो ना, PO4-2। फॉस्फेट समूह पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ने से बना बंध क्या कहलाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक मैंने लिख दी है परिभाषा, आप नोट कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। आप नोट कर लो रहे नहीं, इन मिटाऊंगा मैं, इन्हें लिख लो साइड में कहीं। नहीं चित्र नहीं, ये परिभाषा साइड में लिख लो। चित्र एक और बनाऊंगा, इसको डबल करूंगा मैं, इससे SHDNA से DSDNA बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसको बना लिए तो कोई बात नहीं, बना लो पूरा, एक और बार और बना लेना फिर, तो है इसमें क्या है तो। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, इसको ऑफ कर रहे हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध और ग्लाइकोसिडिक बंध क्या हो गया? चालू हो गया क्या? अब देखो ध्यान से, ये SHDNA है एक प्रकार से ऐसे। अब देखो ध्यान से, इसे SHDNA को ऐसे, इसको बनाएंगे DSDNA, मतलब डबल स्टैंडर्ड, डबल यानी द्विरज्जुकीय, यानी द्विलड़ी युक्त। तो इस SHDNA को DSDNA बनाना है, तो ये DSDNA कैसे बनेगा ये समझो। और क्या होते हैं BP यानी बेस पेयर क्या होते हैं, सार युग्म कितने होते हैं, फिर DNA की स्ट्रक्चर बताऊंगा कितने कितने होते हैं। ठीक है, और वो 2.2 मीटर DNA कैसे आया वो भी बताऊंगा मैं। तो ध्यान से देखो, ये एक लड़ी युक्त है, मतलब ये एक DNA है, मतलब ये संरचना ये है, और इस पर ये से डबल DNA या DSDNA हो गया, और यही बाद में गुणसूत्र बनाता है कोशिका विभाजन के समय। तो ये रियल में है क्या, तो वो समझो ध्यान से। अब देखो इसको, ये तो हम समझ लिए थे, देखो ध्यान से। ठीक है, एडिनिन है, एडिनिन, ध्यान से देखो इधर, ये आपको जो दिख रहे हैं ना ऐसे, ये बंध है हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध? हाइड्रोजन बंध है ये। मतलब DNA के अंदर जो बंध पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन बंध होते हैं। वैसे वो भी फास्फोडाइएस्टर वो भी बंध है, पर मतलब प्यूरिन्स और पिडिमिनिन्स यानी नाइट्रोजन सारे जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब किसके साथ कौन सा जुड़ेगा, ये चारगोप यानी इरविन चारगोप के नियम थे, वो नियम भी बताऊंगा। इरविन चारगोप यानी एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, थाइमिन के सामने एडेनिन आता है, गवानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन में गवानिन। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के सामने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गवानिन साइटोसिन और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसके सामने क्या आएगा बताओ, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने
एडेनिन, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन सामने ग्वानिन। तो ये बताए थे इरविन चारकोफ, और इरविन चारकोफ के नियम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो कैसे पूछते हैं भाई अलग से पढ़ाऊंगा उसको मैं, ठीक है। पहले इसको समझ लो डीएस डीएनए को। तो देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर पढ़े थे ध्यान से देखो इसको, ये 5 डेज से 3 डेज यानी 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे 5 डेज लिखे। OH तो इसके अंदर होता ही है ना खुद के अंदर, तो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डेज लिख दिए यहाँ पर। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये 3 डेज यहाँ लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि ये तीसरा कार्बन है, इसका मतलब 3 डेज है। जैसे उधर 5 लिखा था ना 5 डेज, पेंटोसर कराए तो ये, अरे पी का मतलब फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो फॉस्फेट तो OH आएगा ना, मतलब ये 4 नाइट्रोजन सारक तो होते हैं डीएनए के अंदर, तो ऐसे ये रिपीट होते रहते हैं आगे आगे। तो अब रिपीट करने से क्या मतलब ऐसी स्ट्रक्चर वापस बनती चलेगी आगे आगे, इसलिए इसको 3 डेज लिख दिया। 3 डेज का मतलब तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए 3 डेज लिख दिए। तो डीएनए की संरचना हम जब पढ़ते हैं तो 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज ऐसे तो पढ़ते हैं हम। तो इस 5 डेज 3 डेज का मतलब ये तो कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसकी स्ट्रक्चर को उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब ऐसे बना दो, मतलब इसको, ठीक है, ऐसे बना दो। देखो अब ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये 5वां कार्बन है। और 5वें कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह, और तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है क्या, कौन, OH समूह। तो इधर तो आ गया OH, इसलिए इसे तो बोलते हैं 3 डेज। ध्यान से देखो, इधर तीसरे कार्बन से OH वापस वो इसी के अंदर, तो 3 डेज। 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है वही फॉस्फेट समूह, इसकी देखे देखो, इसको ऐसे तो चेंज किया है मैंने, ठीक है। तो 5वें कार्बन से, अब इसके आगे क्या है, इधर से क्या, 3 डेज, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा, ये तो यहाँ पर आ जाएंगे OH, और ये इससे जुड़ गया। तो यहाँ देखो ये संरचना इससे जुड़ी हुई थी ना, ये देखो ये तीसरे कार्बन से, देखो यहाँ पर ये तीसरा कार्बन तो है, ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, तो वापस जुड़ गया ना तीसरे कार्बन से। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, है ना, 5वां कार्बन। तो फिर ऐसे रिपीट हो जाएगी वापस। तो फिर वापस लिख दो फॉस्फेट समूह, फिर वापस जोड़ दो इसको, फिर वापस जोड़ दो इससे, ठीक है, फिर वापस जोड़ दो। दिख तो रहा है ना ये, और ये फॉस्फेट आ गया 5 डेज वापस। अब देखो देखो, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो 5वें कार्बन से फॉस्फेट समूह, और एक तरफ जुड़ा होता है तीसरे कार्बन से फॉस्फेट समूह, यानी पेंटोस शर्करा के एक तरफ तो जुड़ा हुआ है 5वें कार्बन से, एक तरफ तीसरे कार्बन। तो उसको उल्टा कर दिया, बस तीसरा कार्बन आ गया। ये देखो इधर तो तीसरा और इधर 5वें कार्बन से, और वापस जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, ये समझने के बाद में आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यही तो सारी बातें रिपीट करूंगा मैं डीएनए में फिर। हाँ, कहाँ पर 3-3, ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बंद है ये। तो इन्हें साइटोसिन ग्वानिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है, और एडेनिन थाइमिन के मध्य क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर बन चुकी है ये। अब देखो ध्यान से, पर डीएनए ऐसे नहीं होता, वो तो ऐसे लिपटे होती है। दोनों लड़ियां है ना, दो रस्सियां होती है ना, ये अपनी भाषा में चोटी मान लो ना, एक चोटी को ऐसे बनाकर ऐसे लिपट देते हैं दोनों को ऐसे सर्पिल आकार में। तो 2 रस्सियों के आपस में लिपट दिए, तो आपस में ये 2 रस्सियां हैं। तो डीएनए ऐसे थोड़ी पाया जाता है, ऐसे लिपटा हुआ पाया जाता है, यानी हेलिक्स होती है उसकी संरचना, कुंडलित होती है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये है ना,
ये थाइमीन और एडिनिन ये एक युग्म बन गया, इसको बोलते हैं बेस पेयर यानी नाइट्रोजन क्षारक यानी बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। तो देखो ध्यान से, इधर देखो मैं कुछ लिख रखा हूं, देखो इधर बीपी का मतलब मैं बीपी लिखूंगा, इसका मतलब लिखा है बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब होता है सार युग्म। क्या होता है? सार। सार का मतलब नाइट्रोजन सार, युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये एक जोड़ा हो गया ना, अरे इधर देख लो, ये एक जोड़ा हो गया ना, ये एक जोड़ा हो गया ना, ये एक जोड़ा हो गया। ऐसे जोड़े चलते हैं। और कितने जोड़े होते हैं? एक डीएनए के अंदर होता है 3.3 × 10⁹ अगुणित में। और द्विगुणित की बात करें, डीएस डीएनए की बात करें वैसे तो उसमें होते हैं 6.6 × 10⁹ बीपी, टोटल बीपी की बात कर रहा हूँ। और वो 2.2 मीटर कैसे आया? वो इन दोनों सार युग्म की मध्य की जो दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, उससे गुणा कर दो, 2.2 आ जाएगा। ऐसे आता है वो 2.2। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो बीपी का मतलब बेस पेयर, तो ये 20 पेयर हो गया। तो ये एडेनिन थाइमीन, ये एक बेस पेयर हो गया। ठीक है, तो ये एक है, ऐसे दो है, ऐसे बेस पेयर चलते रहते हैं सार युग्म। ठीक है, तो इतने सार युग्म हैं जो अभी डीएनए की का जो जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का मॉडल है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। डी कुंडली मॉडल किसने दिया था? जेम वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने। वो स्ट्रक्चर बताऊंगा तो ये सारी बातें रिपीट होगी। अब वहां पर ये नहीं बनाऊंगा मैं, वैसे ऐसे खींचूंगा मैं तो नॉर्मली। ठीक है, तो ये बना है डीएनए। अब इसको बनाना है तो बना लो, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, चलो बनाओ, तो इसको ऑफ कर दें। तो इरविन चारगॉफ के नियम क्या है वो भी ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर से। तो वो अलग से लाइनें लिख देता हूं मैं, वो देखो आप। देखो कौन थे इरविन चारगॉफ, और उन्होंने क्या दिया था? सुनो ध्यान से, इरविन चारगॉफ व्यक्ति ने क्या है डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में बताया था। प्यूरिन पिरिमिडीन क्या है? नाइट्रोजन क्षारक। मैंने कल भी बताया था आपको, एक बार वापस देख लेना। नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं दो प्रकार के थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स का मतलब ए व जी, और पिरिमिडीन्स यानी CTU। अब डीएनए की बात करें तो इसको यू की बात मत करो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूरेसिल नहीं आता डीएनए में। दो की बात करो, वैसे तीनों होते हैं पिरिमिडीन्स में। तो ए यानी एडिनिन। अब देखो ध्यान से क्या होता है इसमें, इन्होंने क्या बताया कि एडिनिन यानी प्यूरिन्स, मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, इन्होंने ये बताया पहला प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडीन्स। यानी इरविन चारगॉफ ने कहा कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब AG बराबर CT, इनकी मात्रा बराबर होगी। ठीक है, इसे वैसे फॉर्म में ले तो ऐसे ले सकते हैं A + G और T + C। ठीक है, मतलब ये भी कहा उन्होंने कि A जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में ये होगा, समान मात्रा, और G है ना बराबर C, समान मात्रा। यानी प्यूरिन पिरिमिडीन बराबर होते हैं। इसके अलावा एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, थाइमिन के सामने एडेनिन होता है, गवानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन में गवानिन होता है, और इनकी मात्रा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। ध्यान से होना। तो इन्होंने A + G और T + C बराबर = 1 क्या बता दिया? = 1। यानी इनकी जो मात्रा है अनुपात करेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन देता है, ये तो आपको समझ आएगा ना, ये तो बता दिए, ये प्यूरिन पिरिमिडीन बराबर होते हैं, इनके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, और ये बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी ये चाहे ये मानो 1 या ये मानो 1, बराबर 1 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1 होते हैं ये। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है वो समझो, क्वेश्चन क्या आता है। जैसे आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका हल करेगा ये अभिषेक बच्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे मैं, इसका आंसर बताना मुझे, है ना। क्वेश्चन है, यदि एडेनिन की मात्रा
15% है तो साइटोसिन की मात्रा होगी। ठीक है, ऑप्शन पहला ऑप्शन 15, दूसरा 30, तीसरा 35 और चौथा ऑप्शन 70। अब इसका आंसर निकालो, सारे करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देख लेना एक बार ध्यान से, हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, तो चेक कर लो। मैं तो कुछ नहीं लिख रहा, तो सामने आंसर लिखा है। आंसर का मतलब इसमें देख कर बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ी लिखा होगा वहाँ पर, अभी तो दिख रहा है आपको, फिर भी गलत बता रहे हो। और देख लो, चेक कर लो भी तो। और मैंने कहा कि एडेनिन की मात्रा 15% है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी परसेंट होगी। ठीक है, 15। और कौन बता रहा है 15? सारे 15। चलो देखते हैं कि 15 सही है कि गलत है। चलो देखो ध्यान से, इधर हल करेंगे इसको तो क्या आएगा हल। देखो हल, एडेनिन की मात्रा कितनी परसेंट? 15%। तो एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, इसकी मात्रा बराबर होती है, तो थाइमिन भी कितना परसेंट हो गया? 15%। टोटल मिला के कितने परसेंट हो गए? 30%। 100% मानते हैं, हर चीज़ को एवरेज लेते हैं 100%। 100% में से 30 तो गया, अब बचा कितना? 70। ऐसे होनहार बच्चों की तलाश थी मुझे। ठीक है, तो 70% बचा। तो 70% अब बचा है। उस 70% में आप जानते हो C बराबर G आता है, तो दोनों की मात्रा बराबर होगी। तो C की मात्रा कितनी होगी? C की मात्रा 35 और G की मात्रा भी कितनी? 35। तो हो गया टोटल मिला के 100। तो अब इसने पूछा किसका था? साइटोसिन, तो आ गया साइटोसिन 35%। क्या आंसर आ गया? तो ऐसे ही तलाश थी मुझे, ऐसे होनहार बच्चा देश का कल्याण करेंगे, है ना। एक तो है ही यहाँ पर, लिखो इसको। बंद नहीं तो इसको लिख ले पहले, इसको लिख लो, यूरिन चार्गोव के नियम को लिख लो। समझ में आ गया होगा आपका, समान मात्रा में। ये इधर लिख दिए, प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडिन शॉर्ट में। लाइनों में लिखना है तो वैसे बोल दो, लाइनों में लिखा दूंगा मैं। और ये क्वेश्चन भी लिख लेना। और फिर डीएनए की स्ट्रक्चर। अब डीएनए की स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं की सारी बातें बता चुका डीएनए की, अब बस लंबाई चौड़ाई बतानी है उनकी, बस तो आसान हो गया अब तो। ठीक है, इसको लिख ले फिर।